हेलो एवरीवन। जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आर डी चौधरी और आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एनसीएल के प्रीवियस स्टाफ नर्स एग्जाम के पेपर के बारे में। जो स्टाफ नर्स का प्रीवियस एग्जाम हुआ था एनसीएल का, जो 2019 के अंदर हुआ था, अभी 2020 के अंदर फिर वापस एग्जाम है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट हो जाते हैं, इसलिए प्रीवियस पेपर के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। यदि आप इस जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जो भी हमारी आगे आने वाली वीडियोज होगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए नर्स इज केयरिंग एन एनेमिक पेशेंट, व्हाट फाइंडिंग शुड सजेस्ट हर दैट इज एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया। एक नर्स है जो एनीमिक पेशेंट की केयर कर रही है, तो उसके अंदर ऐसी कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलेगी जो ये इंडिकेट करती है कि इस पेशेंट को एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया है। ऑप्शन ए, एक्सर्शनल डिस्पनिया। ऑप्शन बी, इजी फैटिग ऑन एक्सर्शन। ऑप्शन सी, ब्रेडिकार्डिया एट रेस्ट। ऑप्शन डी, पोस्चुरल हाइपोटेंशन। अब इसका रेशनल देखते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं एनीमिया की डेफिनेशन क्या होती है, एनीमिया किसको बोलेंगे। तो एनीमिया इज डिक्रीज अमाउंट ऑफ सर्कुलेटिंग आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन और वॉल्यूम ऑफ पैकेट आरबीसी यानी जिसको अपन हिमेटोक्रिट बोलते हैं। तो एनीमिया वो कंडीशंस है जिसके अंदर ओवरऑल ब्लड के अंदर आरबीसी की जो कंसेंट्रेशन है वो कम हो जाती है, या भी जो वॉल्यूम है, अमाउंट है, वो कम हो जाता है, या उसके साथ ही साथ एच भी कम हो जाता है, या फिर जो पीआरबीसी जिसको अपन पैकेट रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, जो हिमेटोक्रिट को इंडिकेट करता है, तो वो सभी की ओवरऑल कंसंट्रेशन यदि ब्लड के अंदर कम हो जाती है तो उसको अपन एनीमिया बोलते हैं। अकॉर्डिंग डब्ल्यूएचओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन देखें तो जो हीमोग्लोबिन का लेवल होता है वो यदि मेल के अंदर 13 ग्राम पर डीएल से कम हो या फिर फीमेल के अंदर 12 ग्राम पर डीएल से कम हो तो उसको अपन एनीमिया बोलते हैं। एक होता है एक्यूट एनीमिया, एक होता है क्रोनिक एनीमिया। तो सबसे पहले तो देखते हैं एक्यूट एनीमिया। एक्यूट एनीमिया क्या होता है। तो अब्रुप्ट ड्रॉप इन आरबीसी यानी अचानक से आरबीसी का लेवल कम हो जाना ब्लड के अंदर, वो होता है एक्यूट एनीमिया। मोस्ट ऑफ्टन बाई हिमोलाइसिस और एक्यूट हेमरेज। और इसके रीजन क्या होते हैं, एक्यूट एनीमिया होने के कारण क्या हो सकते हैं, जैसे हिमोलाइसिस मीन्स ज्यादा एकदम से अचानक से आरबीसी का टूट जाना, तो वो होता है हिमोलाइसिस, तो उसके कारण से एक्यूट एनीमिया कॉज हो सकता है। एक होता है एक्यूट हेमरेज यानी अचानक से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाना, तो उससे भी एक्यूट एनीमिया कॉज हो सकता है। अब अपन बात करते हैं एक्यूट एनीमिया के सिम्टम्स की। तो एक्यूट एनीमिया के अंदर बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाने से, हिमोलाइसिस या हेमरेज के कारण से ओवरऑल ब्लड की जो वॉल्यूम होती है वो कम हो जाती है, और ब्लड की वॉल्यूम कम होने के कारण से कार्डियक आउटपुट भी कम होगा, और कार्डियक आउटपुट कम होगा तो ब्लड प्रेशर भी कम होगा यानी हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। और हाइपोटेंशन के साथ ही बॉडी कंपेंसेट करेगी तो उसके अंदर टेकिकार्डिया देखने को मिलेगा। तो मोस्टली तो दो सिम्टम्स हो गए, यानी हाइपोटेंशन और टेकिकार्डिया। इसके साथ ही साथ जब कार्डियक आउटपुट कम होगा, हाइपोटेंशन होगा, तो उसकी जो पल्स होगी आर्टरी के अंदर, तो वो पल्स होगी वो बहुत ही बाउंडिंग और वीक होगी, यानी बाउंडिंग टाइप की होगी और वीक पल्स होगी, यानी अच्छे से पाल्पेट नहीं हो पाएगी। और इसके साथ ही साथ कार्डियक आउटपुट कम होने के कारण से ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी होगी वो कम हो जाएगी, जिसके कारण से पाल म्यूकस मेम्ब्रेन भी देखने को मिलेगी। तो इसे ये मोस्टली सिम्टम्स पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही साथ अपन क्रोनिक एनीमिया के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो ग्रेजुअल डिक्लाइन इन आरबीसी, एक्यूट एनीमिया के अंदर तो आरबीसी जो ड्रॉप हो रही थी, ओवरऑल कंसंट्रेशन या ओवरऑल जो वॉल्यूम होती है आरबीसी की वो कम हो रही थी, तो वो अचानक से हो रही थी। और इसके अंदर ग्रेजुअल यानी धीरे 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 डेक्लाइन यानी धीरे धीरे कम हो रही है आरबीसी का जो वॉल्यूम है वो। एंड कोज, इसका कोज की बात करें तो आयरन और अदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। क्रोनिक एनीमिया किस कारण से होता है, आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है, या फिर अदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की बात करें तो जैसे विटामिन बी 12 की कमी हो गई हो, विटामिन बी 9 की कमी हो गई हो, तो उसके कारण से भी क्रोनिक एनीमिया हो सकता है। या फिर कोई क्रोनिक डिजीज हो, जैसे क्रोनिक डिजीज की बात करें तो जैसे कोई रीनल डिजीज होगी, तो रीनल डिजीज के अंदर क्या होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, तो उसके कारण से भी क्रोनिक एनीमिया हो सकता है। ड्रग इंड्यूस्ड एनीमिया हो गया, यानी बहुत सारी ऐसी ड्रग्स भी होती है जो आरबीसी को ब्रेक डाउन करती है, तो उससे भी एनीमिया कोज हो सकता है, या फिर अदर कोजेस भी हो सकते हैं। तो इसके अंदर यदि ऑप्शन डी की बात करें तो पोस्चुरल हाइपोटेंशन इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर व्हाट कॉम्प्लिकेशन शुड ए नर्स मॉनिटर ए पेशेंट व्हेन एन ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन इज यूज्ड टू इंड्यूस लेबर। यदि एक प्रेग्नेंट लेडी है और इसको इंड्यूस लेबर करवाते हैं किसके द्वारा, ऑक्सीटोसिन के द्वारा। यदि एक प्रेग्नेंट लेडी का ऑक्सीटोसिन
इन्फ्यूजन करके इंड्यूस लेबर करते हैं, तो उसके अंदर मोस्टली कॉम्प्लिकेशंस क्या देखने को मिलेगी? नर्स क्या मॉनिटर करेगी, ऐसी क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है जो ऑक्सीटोसिन इंड्यूस्ड लेबर के अंदर देखने को मिलती है? ऑप्शन ए इंटेंस पेन, ऑप्शन बी यूट्राइन टिटेनी, ऑप्शन सी हाइपोग्लाइसीमिया और ऑप्शन डी है अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलेप्स। तो इसका रेशनल की अपन बात करें तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर वेर रूड, यदि इंडक्शन ऑफ लेबर के अंदर कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेगी? यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन, क्योंकि ऑक्सीटोसिन क्या करता है? यूट्रस को स्टिमुलेट करता है। बट जो इंडक्शन ऑफ लेबर होता है, लेबर को इंड्यूस करते हैं, तो उस कंडीशंस में ऑक्सीटोसिन की ओवरऑल यदि डोज ज्यादा हो जाती है तो उससे यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन हो सकता है और फेल्ड इंडक्शन इंडक्शन फेल भी हो सकता है, अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलेप्स भी हो सकती है और इसके साथ ही साथ यूट्राइन रप्चर भी हो सकता है। बट इसके अंदर मोस्ट कॉम्प्लिकेशन की बात करें, यानी मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, वैसे तो अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलेप्स भी देखने को मिलता है, बट मोस्ट कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो ऑप्शन बी यानी यूट्राइन टिटेनी देखने को मिलेगा, क्योंकि हाइपर स्टिमुलेशन होगा यूट्रस का और यूट्रस के हाइपर स्टिमुलेशन से यूट्राइन टिटेनी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, maternity nurse must be aware that screening for diabetes mellitus in pregnancy is done at एक प्रेग्नेंट लेडी है, उसके अंदर डायबिटीज मिलाइटिस को स्क्रीनिंग करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है? वो मेटर्निटी नर्स को इसके बारे में अवेयर रहना चाहिए। तो वो बेस्ट टाइम है वो कौन सा है? ऑप्शन ए 6 to 17 वीक, ऑप्शन बी 18 to 23 वीक्स, ऑप्शन सी 24 to 28 वीक और ऑप्शन डी होता है 29 to 32 वीक। अब इसका रेशनल देखते हैं। सबसे पहले दिस टेस्ट चेक्स फॉर गेस्टेशनल डायबिटीज, इस टेस्ट के द्वारा प्रेगनेंसी के अंदर डायबिटीज को चेक किया जाता है। मोस्ट प्रेग्नेंट वुमेन हैव ए ग्लूकोज स्क्रीनिंग टेस्ट बिटवीन 24 to 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। यदि मोस्टली प्रेग्नेंट लेडी की अपन बात करें तो उनके अंदर 24 से 28 वीक के बीच इसकी ग्लूकोज की स्क्रीनिंग की जाती है, वो सबसे बेस्ट टाइम होता है। बट टेस्ट में बी डन अर्लियर, बट कुछ प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर जल्दी भी करने की जरूरत होती है। वो कौन सी प्रेग्नेंट लेडीज होती है? इफ यू हैव ए हाई ग्लूकोज लेवल इन योर यूरिन ड्यूरिंग योर रूटीन प्रीनेटल विजिट, यदि रूटीन जो प्रीनेटल विजिट के लिए जाती है तो उस कंडीशन के अंदर उसकी यूरिन के अंदर हाई ग्लूकोज देखने को मिल रहा है, या फिर उसकी डायबिटीज की पहले की कोई हिस्ट्री है, यानी हाई रिस्क फॉर डायबिटीज है वो, तो उस कंडीशन के अंदर 24 से 28 वीक से पहले भी टेस्ट किया जा सकता है। बट जो बेस्ट टाइम होता है नॉर्मल प्रेग्नेंट लेडी के लिए वो होता है 24 से 28 वीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो गया ऑप्शन सी, यानी 24 से 28 वीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, nurse working in an operation theater must know the risk of HIV infection with needle stick injury is about। एक ऑपरेशन थिएटर के अंदर एक नर्स काम कर रही है, तो उसको नीडल स्टिक इंजरी से HIV इन्फेक्शन होने के कितने परसेंट चांसेस है, यानी कितने केसेस के ऊपर कितने परसेंट उसको चांसेस आते हैं? ऑप्शन ए 1:100, मीन्स 100 यदि नीडल स्टिक इंजरी होती है तो उनमें से एक पेशेंट को HIV इन्फेक्शन होने का खतरा है, या फिर ऑप्शन बी है 1:200, ऑप्शन सी 1:300, ऑप्शन डी 1:400। अब इसका रेशनल देखते हैं। द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ गाइडेंस ऑन पीईपी फॉलोइंग नीडल स्टिक इंजरी, जो हेल्थ गाइडेंस का जो डिपार्टमेंट है जो सभी की गाइडलाइन डिसाइड करता है, तो उसके अकॉर्डिंग यदि नीडल स्टिक इंजरी की अपन बात करें तो गिव्स एन एस्टिमेट ऑफ एवरेज रिस्क, उन्होंने एवरेज रिस्क को एस्टिमेट किया है ट्रांसमिशन आफ्टर परक्यूटेनियस एक्सपोजर टू HIV इन्फेक्टेड ब्लड। यदि परक्यूटेनियस यदि एक्सपोजर होता है या नीडल स्टिक इंजरी होती है तो उस कंडीशंस के अंदर 3 per 1000 इंजरीज, यानी 1000 केसेस के ऊपर 1000 नीडल स्टिक इंजरी होती है तो वहां पे 3 केसेस ऐसे होंगे जिनके अंदर HIV होने के चांसेस है। तो अपन 1 केसेस की बात करें तो उस पे आता है, यानी 1:333, यानी एक केसेस यानी 333 के ऊपर एक केसेस के अंदर HIV इन्फेक्शन होने का खतरा रहेगा, जिसको अपन 0.3% भी बोलेंगे। और ऑफ 1 per 1000, और जो 1000 के ऊपर एक केस, वो कब? जब आफ्टर म्यूकोक्यूटेनियस एक्सपोजर, यानी एक परक्यूटेनियस यदि एक्सपोजर देखने को मिल रहा है नीडल स्टिक इंजरी का तो वहां पे तो कितना रहेगा 1:333। और यदि अपन बात करें म्यूकोक्यूटेनियस एक्सपोजर की तो वहां पे कितना देखने को मिलेगा 1:1000, यानी 1:1000 उसके अंदर देखने को मिलेगा। तो 0.3% तो होता है परक्यूटेनियस एक्सपोजर से, और
जो 0.1% होता है वो होता है म्यूकोकुटेनियस एक्सपोजर से। बट यहाँ पे जो पूछा गया है नीडल स्टिक इंजरी का परक्यूटेनियस पूछा गया है, तो इसके अंदर करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, यानी 1:300, यानी इसके अकॉर्डिंग यदि अपन इसका फिक्स देखें तो वो तो होता है 1:333, बट ये इसके अंदर ऑप्शन के अंदर 1:300 है, तो इसको अपन करेक्ट आंसर मानेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Question number 5. A nurse is caring for a patient with swine flu and she has to give the drug of choice for swine flu and it is। एक नर्स है वो स्वाइन फ्लू के पेशेंट की केयर कर रही है, तो उस कंडीशन के अंदर स्वाइन फ्लू की जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो कौन सी होती है और कौन सी ड्रग उसको नर्स है वो देगी, तो इनमें से कौन सी वो ड्रग्स है? ऑप्शन ए की बात करें तो एसाइक्लोवियर, ऑप्शन बी एडेनोफोविर, ऑप्शन सी सिडोफोविर, ऑप्शन डी ओसेल्टामाविर। इसका डिटेल से डिस्कस करते हैं। एंटीवायरल एजेंट यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ स्वाइन फ्लू आर ओसेल्टामाविर, जिसको अपन टेमीफ्लू बोलते हैं, और जेनापाविर, जिसको अपन बोलते हैं रेलांजा। यानी एंटीवायरल एजेंट कौन सा होता है स्वाइन फ्लू के लिए? वो एंटीवायरल एजेंट होता है वो ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन दोनों के लिए यूज होता है स्वाइन फ्लू के लिए, और वो कौन कौन से है? ओसेल्टामाविर, जिसको अपन टेमीफ्लू बोलते हैं, और जेनामाविर, जिसको अपन रेलेंजा बोलते हैं। टेमीफ्लू इज एन एंटीवायरल मेडिकेशन। टेमीफ्लू एक एंटीवायरल मेडिकेशन है that your doctor can prescribe to treat or prevent infection from influenza A और influenza B, जिसको डॉक्टर इन्फ्लुएंजा ए और बी को ट्रीट करने के लिए भी प्रेस्क्राइब करता है। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ओसेल्टामाविर, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। फिर बात करते हैं जैसे ऑप्शन ए के अंदर एसाइक्लोवियर है, तो ये किस लिए यूज आती है? एसाइक्लोवियर इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सीरियस इन्फेक्शन कॉज्ड बाय हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस, जिसको अपन एचएसवी बोलते हैं, और वेरिसोला जोस्टर वायरस, जिसको अपन वीजेडवी बोलते हैं। यानी एचएसवी और वीजेडए, यानी हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस और वेरिसेला जोस्टर वायरस के ट्रीटमेंट के लिए इसको एसाइक्लोवियर को यूज किया जाता है। एक प्रकार से एचएसवी और वीजेडवी सीरियस इन्फेक्शन की कैटेगरी में आते हैं। फिर बात करते हैं एडेपोविर, जो ऑप्शन बी के अंदर है, यानी एडेपोविर है वो किसके यूज में आती है? तो इसको अपन हेपेटाइटिस बी के ट्रीटमेंट के लिए यूज में लेते हैं। फिर बात करते हैं सिडोफोविर, जो सिडोफोविर है ऑप्शन सी के अंदर, वो किस लिए यूज आती है? ट्रीट साइटोमेगालो वायरस, यानी साइटोमेगालो वायरस को ट्रीट करने के लिए काम में लेते हैं, और रेटिनाइटिस को ट्रीट करने के लिए भी काम में लेते हैं, वो भी किसके साथ? एड्स के साथ। यदि कोई एड्स का पेशेंट है और एड्स के साथ में उसको साइटोमेगालो वायरस या रेटिनाइटिस हो गया है, तो उस कंडीशन में सिडोफोविर ड्रग वहां पे यूज की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। An infant is born precipitately outside the labor room. What should the nurse do first? एक इन्फेंट है जो अभी अभी लेबर रूम से बाहर आया है बॉर्न के बाद, तो उस कंडीशन में नर्स सबसे पहले वहां पे उस इन्फेंट के लिए क्या करेगी? ऑप्शन ए टाई एंड कट द अम्बिलिकल कॉर्ड, ऑप्शन बी स्टेब्लिश एन एयरवे फॉर द न्यूबॉर्न, ऑप्शन सी ascertain the condition of uterine fundus, ऑप्शन डी arrange transport for mother and infant to the breathing unit। अब इसका रेशनल देखते हैं। द प्राइमरी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ न्यूबॉर्न की अपन बात करें तो वहां पे होता है रेस्पिरेटरी रिपोर्ट, हार्ट रेट और इवैल्यूएशन ऑफ मोरो रिफ्लेक्स। इन सभी चीजों को सबसे पहले फर्स्टली देखा जाता है, और इसके साथ ही साथ वहां पे एबीसी पैटर्न भी लागू होता है, यानी एयरवे ब्रीथिंग और सर्कुलेशन का पैटर्न भी यहाँ पे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले अपन उसका एयरवे स्टेब्लिश करेंगे, तो इसके अंदर ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर है, यानी स्टेब्लिश करेंगे उसका न्यूबॉर्न का एयरवे, कि एयरवे क्लियर है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7। What is the nurse primary critical observation when performing an assessment for determining an अपगार score? यदि एक नर्स है वो न्यूबॉर्न का अपगार स्कोर डिटरमाइन कर रही है, उसको असेस कर रही है, तो उस कंडीशन के अंदर सबसे ज्यादा क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन नर्स का क्या होगा? यानी प्राइमरी क्रिटिकल जो क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन ए हार्ट रेट, ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी रेट, ऑप्शन सी प्रेजेंस ऑफ मेकोनियम, ऑप्शन डी इवैल्यूएशन ऑफ मोरो रिफ्लेक्स। अब इसका रेशनल देखते हैं। The heart rate is vital for life and is most critical observation in अपगार स्कोर। यदि अपगार स्कोर का असेसमेंट किया जा रहा है तो उस कंडीशन के अंदर जो हार्ट रेट है वो मोस्ट क्रिटिकल या फिर प्राइमरी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन होता है, बिकॉज हार्ट रेट इज वाइटल्स फॉर लाइफ। जो हार्ट रेट है वो वाइटल्स ऑफ लाइफ है, इसलिए क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन की कैटेगरी में आता है, और वो भी प्राइमरी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन की कैटेगरी में। रेस्पिरेटरी इफेक्ट रेदर देन
रेट इज इंक्लूडेड इन अबगार स्कोर, और अबगार स्कोर के अंदर रेस्पिरेटरी रेट चेक नहीं की जाती है, उस कंडीशन में रेस्पिरेटरी इफेक्ट देखा जाता है, यानी रेस्पिरेटरी रेट एब्सेंट है या फिर केसी है तो उसको देखा जाता है, ना कि उसकी रेट को देखा जाता है। द रेट इज वेरी इरेटिक, इसलिए वहां पे रेट को नहीं देखा जाता है। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए, यानी हार्ट रेट है वो प्राइमरी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन होता है अबगार स्कोर के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पेशेंट ऑन इनेलाप्रिल एंड डायरेटिक थेरेपी, एक पेशेंट है वो इनेलाप्रिल और डायरेटिक थेरेपी पे फॉर हार्ट फेलियर, और उसका डायग्नोसिस क्या है, हार्ट फेलियर। नर्स शुड नोटिफाई द फिजिशियन दैट द थेरेपी इज नॉट इफेक्टिव व्हेन शी फाइंड, उसके अंदर ऐसी क्या फाइंडिंग देखने को मिलेगी पेशेंट के अंदर कि वो फिजिशियन को इन्फॉर्म करेगी नर्स कि इसके अंदर जो थेरेपी अपन ने दी है जो हार्ट फेलियर के पेशेंट के अंदर डायरेटिक थेरेपी और इनेलाप्रिल वो अनइफेक्टिव है, ऐसी उसके अंदर क्या फाइंडिंग देखने को मिलेगी। ऑप्शन ए ड्राई कप, ऑप्शन बी स्किन रैशेज, ऑप्शन सी एडिमा लेग, और ऑप्शन डी है पोस्चुरल फॉल इन बीपी। अब इसका अपन रेशनल देखते हैं सबसे पहले। तो इनेलाप्रिल की बात करें सबसे पहले तो इनेलाप्रिल इज एन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जिसको अपन एसी इनहिबिटर बोलते हैं। इनेलाप्रिल एक तरह से एसी इनहिबिटर है, और एसी की फुल फॉर्म क्या होती है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। इट वर्क्स बाय ब्लॉकिंग ए सब्सटेंस इन बॉडी दैट कॉजेज द ब्लड वेसल्स टू टाइटन, यानी ये जो इनेलाप्रिल है ये किस सिद्धांत पे काम करती है, वो सभी सब्सटेंस जो ब्लड वेसल्स को टाइट करते हैं उन सभी सब्सटेंस को क्या करती है, ये ब्लॉक कर देती है, जिसके कारण से ब्लड वेसल्स है वो टाइट ना हो पाए। तो इनेलाप्रिल क्या करती है, एसी इनहिबिटर है, वो क्या करती है, उन सभी सब्सटेंस को ब्लॉक करती है जो ब्लड वेसल्स को टाइट करते हैं। तो इनेलाप्रिल जो इनेलाप्रिल है वो रिलैक्स द ब्लड वेसल्स, तो इनेलाप्रिल का ओवरऑल अपन फंक्शंस की बात करें तो क्या करती है, ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करती है। द लोवर्स ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज द सप्लाई ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन टू द हार्ट, और जो ब्लड प्रेशर को कम करती है जिसके कारण से जो हार्ट की ब्लड सप्लाई है वो बढ़ जाती है, और वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई भी बढ़ेगी, क्योंकि कार्डियक आउटपुट कम होगा तो उसके अकॉर्डिंग ब्लड प्रेशर आगे कम होगा, तो ब्लड वेसल्स को ये रिलैक्स करेगी, जिसके कारण से क्या होगा, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई है वो ज्यादा मिलेगी। तो डायरेटिक्स की बात करें सेकेंडली, तो डायरेटिक्स आल्सो कॉल्ड वाटर पिल्स, जो डायरेटिक्स है उसका दूसरा नाम क्या है, वाटर पिल्स भी इसको बोलते हैं। आर मेडिकेशंस डिजाइनेटेड टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट एक्सपेलेड फ्रॉम बॉडी एज यूरिन, और जो डायरेटिक्स है इसका ओवरऑल यदि फंक्शंस की बात करें तो ये क्या करती है, जो वाटर और जो साल्ट होते हैं उनको यूरिन के थ्रू या फिर यूरिन के रूप में अपनी बॉडी से बाहर निकालती है, इसलिए इसको डायरेटिक्स बोलते हैं, इसीलिए इसको वाटर पिल्स भी बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, यानी एडिमा लेग। एडिमा लेग क्यों होगा, क्योंकि जब डायरेटिक्स थेरेपी देंगे और इनेलाप्रिल ड्रग्स देंगे तो उस कंडीशंस के अंदर जो फ्लूइड का वॉल्यूम है वो बॉडी से डिप्लेट होना चाहिए, क्योंकि इसका जो डायरेटिक्स का फंक्शन क्या होता है, जो साल्ट और वाटर को बॉडी से एक्सपेल करना, और यदि ये डायरेटिक्स थेरेपी चलने के बावजूद भी बॉडी के अंदर एडिमा ऑफ लेग देखने को मिल रहा है, तो इसका मीन्स यही होता है कि डायरेटिक थेरेपी है वो अनइफेक्टिव है बॉडी के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हार्ट रेट ऑफ हेल्दी अलर्ट नियोनेट में रेंज बिटवीन, जो नियोनेट है और वो हेल्दी है और अलर्ट भी है, उस कंडीशंस के अंदर उसकी जो नॉर्मल हार्ट रेट होगी वो कितनी होगी। ऑप्शन ए 120 टू 180 बीट पर मिनट, ऑप्शन बी 130 एंड 170 बीट पर मिनट, ऑप्शन सी 110 टू 160 बीट पर मिनट, ऑप्शन डी 100 एंड 130 बीट पर मिनट। अब इसका रेशनल की अपन बात करें, पल्स एंड हार्ट रेट ऑफ न्यूबॉर्न इज नॉर्मली 120 टू 160 बीट पर मिनट। यदि न्यूबॉर्न की या न्यूनेट की अपन हार्ट रेट और पल्स के लिए बात करें तो 120 से 160 इसकी नॉर्मल होती है। इसके साथ ही ब्रीथिंग रेट की बात करें तो एक न्यूबॉर्न की जो ब्रीथिंग रेट होती है वो नॉर्मली होती है 40 टू 60 बीट पर मिनट, और जो रेस्पिरेटरी रेट कितनी होती है 40 से 60 ब्रीथ पर मिनट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन सी, यानी 110 टू 160 बीट पर मिनट, ये इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन सी। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 10, नर्स इज अबाउट टू इंसर्ट राइल्स ट्यूब फॉर ए पेशेंट। नर्स है वो एक पेशेंट को राइल्स ट्यूब इंसर्ट कर रही है। बिफोर दिस एक्ट सी मस्ट अवेयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन इंसाइजर टीथ एंड गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन। जो राइल्स ट्यूब डालने से पहले नर्स को किस चीज के बारे में अवेयर होना चाहिए, कि जो डिस्टेंस होती है जो इंसाइजर टीथ
और गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन के बीच होती है वो कितनी होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिस्टेंस? जो करेक्ट डिस्टेंस क्या होगी? यानी एक पेशेंट को राइस ट्यूब डाल रही है एक पेशेंट को, और उस कंडीशन में उसको पता होना चाहिए कि इंसाइजर टीथ होते हैं अपने, उनके और गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन के बीच में जो डिस्टेंस होती है इसके अंदर वो कितनी होती है नॉर्मल? तो ऑप्शन ए 30 सेमी, ऑप्शन बी 40 सेमी, ऑप्शन सी 50 सेमी, और ऑप्शन डी है 60 सेमी। अब इसका रेशनल की अपन बात करें तो एडल्ट इन डिस्टेंस फ्रॉम इंसाइजर टीथ टू इसोफेगोगैस्ट्रिक जंक्शन हैव बीन डिस्क्राइब्ड टू बी इन रेंज ऑफ 32 से 50 सेमी। यानी इंसाइजर टीथ और इसोफेगोगैस्ट्रिक जंक्शन के बीच कितनी डिस्टेंस होती है? 32 से लेके 50 सेमी तक। तो इसके अंदर जो ऑप्शन बी है वो है 40। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा? 40 सेमी। यानी 32 से 50 सेमी तक इसका वेरीज करती है। एंड डिस्क्राइब डिस्टेंस फ्रॉम क्रिकोफेरेंजियस नेरोविंग टू इसोफेगोगैस्ट्रिक जंक्शन। और यदि अपन क्रिकोफेरेंजियस नेरोविंग होती है वहां से इसोफेगोगैस्ट्रिक जंक्शन की बात करें तो उनके बीच में कितनी होती है? 20 से 30 सेमी। तो जो 32 से 50 सेमी होती है वो तो कहां से होती है? इनसाइजर टीथ से इसोफेगोगैस्ट्रिक जंक्शन के बीच। और जो क्रिकोफेरेंजियल नेरोविंग से लेके और इसोफेगोगैस्ट्रिक जंक्शन के बीच में होती है वो होती है 20 से लेके 30 सेमी। तो इसका जो करेक्ट आंसर कितना हो गया? ऑप्शन बी। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 11। Nurse is about to catheterize bladder of pregnant lady. She should be aware that all of the following facts about female urethra are true except. एक नर्स है, वो प्रेग्नेंट लेडी को ब्लेडर के अंदर कैथेटराइज कर रही है। तो उस कंडीशन में नर्स किन चीजों के लिए अवेयर रहेगी इन ऑप्शंस में से? फीमेल यूरेथ्रा के लिए तो इनमें से जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से 3 कथन है वो सही है और एक कथन गलत है। यानी ट्रू एक्सेप्ट, यानी 3 सही है, इनके अलावा जो गलत वाला ऑप्शन है वो अपने को इसके अंदर इंडिकेट करना है। तो ऑप्शन ए, इट इज अबाउट 1.5 इंच इज लेंथ। ऑप्शन बी, इट इज पोस्टीरियर टू वेजाइनल ओरिफिस। ऑप्शन सी, इट इज प्रीसेस थ्रू यूरोजेनाइटल डायफ्राम। ऑप्शन डी, इट इज स्ट्रेट एंड ऑफर्स माइनर रेसिस्टेंस फॉर कैथेटराइजेशन। तो इसका अपन रेशनल की अपन बात करें इन द ह्यूमन फीमेल, यदि ह्यूमन फीमेल की बात करें तो जो उसकी यूरेथ्रा की जो लेंथ होती है वो एग्जैक्ट होती है 1.9 इंच से लेके 2 इंच तक। यदि सेंटीमीटर में बात करें तो 4.8 सेमी से लेके 5.1 सेमी तक। यानी वैसे तो फीमेल यूरेथ्रा की लेंथ की अपन बात करें तो 1.5 इंच भी अपन बोल सकते हैं, बट एग्जैक्ट यदि अपन बात करें तो 1.9 इंच से लेके 2 इंच तक होती है जो इसकी लेंथ होती है। और जो इसका एग्जिट पॉइंट होता है वो होता है क्लाइटोरिस और वेजाइना होती है, यानी वेजाइनल ओरिफिस होता है। जो क्लाइटोरिस और वेजाइनल ओरिफिस के बिटवीन इसका जो एग्जिट पॉइंट होता है किसका? यूरेथ्रल ओरिफिस का। तो फिर बात करते हैं ऑप्शन बी की। तो यूरेथ्रा इन फीमेल ओपन विद इन वुल्वा वेस्टिबुल लोकेटेड इंफीरियर टू क्लाइटोरिस बट सुपीरियर टू वेजाइनल ओरिफिस। या ओपनिंग जो ऑप्शन बी है वो बोल रहा है पोस्टीरियर टू वेजाइनल ओरिफिस। इसकी ओपनिंग होती है वो वेजाइनल ओरिफिस के पोस्टीरियर साइड में होती है, बट ये कथन है वो गलत है। बिकॉज जो वेजाइनल ओरिफिस है इसके सुपीरियर पार्ट के अंदर जो यूरेथ्रल ओपनिंग होती है और जो क्लाइटोरिस होती है उसके बिलो, यानी लोकेटेड होती है इंफीरियर। जो वेस्टिबुल या वुल्वा होता है, क्लाइटोरिस होता है, इनके तो इंफीरियर साइड के अंदर ओपनिंग होती है यूरेथ्रल ओरिफिस की। और जो वेजाइनल ओपनिंग होती है उसके सुपीरियर साइड के अंदर, यानी सुपीरियर पार्ट के अंदर यूरेथ्रल ओपनिंग होती है। तो ये कथन है वो गलत है। फिर बात करते हैं मेल यूरेथ्रा की भी बात करें अपन तो मेल यूरेथ्रा इज लॉन्गर एंड नॉट स्ट्रेट। जो मेल यूरेथ्रा होता है वो लॉन्गर होता है बट स्ट्रेट नहीं होता है। यानी उसको कर्वर्ड बोलते हैं अपन। जो फीमेल यूरेथ्रा होता है वो तो स्ट्रेट होता है, बट जो मेल यूरेथ्रा होता है वो कर्वर्ड होता है। इंसर्टिंग ए कैथेटर इज मोर डिफिकल्ट इन मेल। जो कर्वर्ड होने के कारण से ही जो मेल पेशेंट होता है या फिर मेल क्लाइंट के अंदर कैथेटराइज करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है देन कंपैरिजन ऑफ फीमेल। और यदि फीमेल की बात करें तो इसको जो यूरेथ्रा होता है उसकी जो लेंथ होती है वो 2.5 से 4 सेंटीमीटर ही होती है, यानी इतना ही लंबा होता है और इसके साथ ही स्ट्रेट भी होता है। जिसके कारण से जो इंसर्ट्स करते हैं अपन कैथेटर तो उस कंडीशन में माइनर रेसिस्टेंस देखने को मिलती है, यानी इजीली कैथेटर वहां पे चली जाती है। यानी रेसिस्टेंस जरूर होती है बट माइनर होती है। बट जो मेल यूरेथ्रा होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है क्योंकि वो कर्वर्ड होता है यानी स्ट्रेट नहीं होता है। तो जो इसके अंदर ऑप्शन डी है वो होता है स्ट्रेट एंड ऑफर्स माइनर रेसिस्टेंस फॉर कैथेटराइजेशन। तो ये कथन है वो सही है। और इसके साथ ही साथ प्रीसेज थ्रू यूरोजेनाइटल डायफ्राम, यदि यूरोजेनाइटल डायफ्राम है वो प्रीसेज होता है,
यानी वहां से पास होके आते हैं। तो यूरोजेनिटल डायफ्राम क्या होता है? एक प्रकार से लैंडमार्क है ये। यूरोजेनिटल डायफ्राम एक तरह से जो यूरेथ्रल ओपनिंग और वेजाइनल ओपनिंग को डिफरेंशिएट करने के लिए एक तरह से लैंडमार्क है। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर की अपन बात करें तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी इट इज पोस्टीरियर टू वेजाइनल ओरिफिस। ये क्या है? गलत, गलत कथन है, इसलिए इसको अपन करेक्ट आंसर बोलेंगे। इसके साथ ही साथ ऑप्शन ए है तो 1.5 इंच जिसकी लेंथ है तो वो भी सही है। और प्रीसेस थ्रो यूरोजेनाइटल डायफ्राम, तो ये कथन भी यहाँ पे सही है। और माइनर रेसिस्टेंस देखने को मिलती है क्योंकि ये जो यूरेथ्रा होता है वो फीमेल का वो स्ट्रेट होता है, तो ये कथन भी सही है। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12 है, जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 12 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैंसर दैट डज नॉट मेटास्टेसाइज कॉमनली टू लीवर। जो ऑप्शन अपने दिए गए इनमें से ऐसी कौन सी कैंसर है जो कॉमनली लीवर के अंदर मेटास्टेसिस नहीं होती है? वैसे कॉमनली यदि होती है तो वो कौन कौन सी कैंसर होती है? यदि लीवर और लंग्स ऐसी साइट है जहां पे मोस्ट कॉमनली कैंसर होती है वो मेटास्टेसाइज होती है, बट कॉमनली यहाँ पे ऐसी कौन सी कैंसर है जो लीवर के अंदर मेटास्टेसिस नहीं होती है? तो ऑप्शन ए है ब्रेस्ट कैंसर, ऑप्शन बी है लंग्स, ऑप्शन सी कोलोन कैंसर, ऑप्शन डी है प्रोस्टेट। तो इसके रेशनल की अपन बात करें तो मेटास्टेसिस ऑफ प्रोस्टेट कैंसर टू लीवर इज नॉट अनकॉमन। यदि अपन बात करें प्रोस्टेट कैंसर की तो प्रोस्टेट कैंसर का जो लीवर के अंदर मेटास्टेसिस है वो अनकॉमन देखने को मिलता है, यानी नॉट अनकॉमन। वहां पे कॉमनली देखने को नहीं मिलती है मोस्ट कॉमनली। यदि होता तो है वहां पे भी मेटास्टेसिस पर बहुत बहुत ही कम होता है। इसकी जो प्राइमरी साइट की अपन बात करें तो वो लीवर नहीं होती है। अदर कैंसर की जो प्राइमरी साइट होती है वो लंग्स और लीवर देखने को मिलती है। बीइंग द थर्ड मोस्ट कॉमन साइट आफ्टर बोन एंड लंग्स, इसके अंदर भी ये साइट तो होती है मेटास्टेसिस की, बट बोन और लंग्स के बाद में इसकी कॉमन साइट की अपन बात करें तो वो होती है बोन एंड लंग्स। यानी लंग्स भी हो सकता है और बोन भी हो सकता है, बट लीवर नहीं होता है। with the incidence of clinically evidence liver metastasis as high as 25%। यदि लीवर के अंदर मेटास्टेसिस की बात करें तो सिर्फ 25% ही होता है। Prognosis for liver metastasis tends to be poor with a roughly 11% survival rate for 5 years। यदि प्रोग्नोसिस की बात करें लीवर मेटास्टेसिस की, पहली बात तो मेटास्टेसिस बहुत कम होता है, सिर्फ 25% चांस ही होते हैं। बट यदि लीवर मेटास्टेसिस हो जाता है तो उसके बाद उसकी प्रोग्नोसिस की बात करें तो बहुत ही पुअर होता है। इसके साथ ही साथ रफली उसका डाटा अपन देखें तो सिर्फ 11% सर्वाइवल रेट होती है। और इसके साथ ही साथ जो सर्वाइवल रेट भी कितने साल के लिए? सिर्फ 5 ईयर के लिए। यानी 5 ईयर से ज्यादा इसकी सर्वाइवल रेट नहीं होती है, और वो भी सिर्फ 11%। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन डी। बट ट्रीटमेंट कैन हेल्प रिड्यूस द सिम्टम्स एंड श्रिंक्स द ट्यूमर। यदि लीवर मेटास्टेसिस का अपन ट्रीटमेंट की बात करें तो जो ट्रीटमेंट है वो किस तरह से काम करता है? जो ट्यूमर है उस ट्यूमर को वो क्या करता है? श्रिंक कर देता है, और जो सिम्टम्स होते हैं उनको रिड्यूस कर देता है। बट टिपिकली देयर इज नो क्यूर फॉर लिवर मेटास्टेसिस। बट यदि इसकी ओवरऑल ट्रीटमेंट का अपन इफेक्टिवनेस देखें तो वो लिवर मेटास्टेसिस का बिल्कुल क्योर करने का ट्रीटमेंट नहीं है। बट इसके अंदर करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 13। ऑल आर ट्रू रिगार्डिंग विटामिन ए एक्सेप्ट। जो यहाँ पे खत्म दिए गए ऑप्शन के अंदर 4 ऑप्शन है, इनमें से सभी जो ऑप्शन है वो सही है एक ऑप्शन को छोड़ के, यानी इसमें से एक्सेप्ट देखना है। ऑप्शन ए, इट इज फाउंड इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ऑप्शन बी, हाई डोज इन प्रेगनेंसी इज टेट्रोजेनिक। ऑप्शन सी, सप्लीमेंटेशन रिड्यूस मोर्टेलिटी इन मिजल्स। और ऑप्शन डी है सप्लीमेंटेशन रिड्यूस मोर्बिडिटी इन डायरिया। अब इसका अपन रेशनल देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए की बात करें तो जो यहाँ पे ऑप्शन है वो बोल रहा है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर विटामिन ए पाया जाता है, तो ये कथन है वो गलत है। यानी ऑप्शन ए इज रॉन्ग। यानी विटामिन ए इज फाउंड इन एनिमल प्रोडक्ट, यानी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर नहीं पाया जाता है, ये एनिमल प्रोडक्ट के अंदर पाया जाता है, जैसे मीट, फिश, पोल्ट्री और डेयरी प्रोडक्ट। फिर बात करते हैं ऑप्शन बी की, यानी हाई डोज इन प्रेगनेंसी इज ट्रेट्रोजेनिक। तो ये बात सही है, यानी लो डोज होती है वो ट्रेटोजेनिक नहीं होती है, बट हाई डोज होती है विटामिन ए की वो ट्रेटोजेनिक होती है। तो प्रेग्नेंट वुमेन शुड अवॉइड मल्टीविटामिन और प्रीनेटल सप्लीमेंटेशन दैट कंटेन मोर देन 1.5 mg पर डे ऑफ विटामिन ए। यानी प्रेग्नेंट लेडी के अंदर जो मल्टीविटामिन होती है उनको अवॉइड करना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडी के अंदर वो प्रीनेटल सप्लीमेंटेशन होते हैं उनको भी अपने को अवॉइड करना चाहिए। जो 1.5 से लेके यानी 1.5 mg से अबोव की विटामिन ए की डोज होती है, यानी 1.5 mg पर डे को अपन यदि देखें इंटरनेशनल यूनिट के अंदर
तो जो 5000 इंटरनेशनल यूनिट से ज्यादा की डोज होती है विटामिन ए को, उसको अवॉइड करना चाहिए। यानी उस तरह के जो प्रीनेटल सप्लीमेंटेशन हो या फिर मल्टीविटामिन हो, उनको अपने को नहीं कंज्यूम करना चाहिए, बिकॉज ये ट्रेटोजेनिक होते हैं। यानी 1.5 mg पर डे से अबोव की जो डोज होती है विटामिन ए की, उसको अपन हाई डोज ऑफ विटामिन ए बोलते हैं। यदि 1.5 mg पर डे से यदि लो डोज है तो उसको अपन सेफ डोज के अंदर काउंट करते हैं। फिर बात करते हैं विटामिन ए फ्रॉम बीटा कैरोटीन इज नॉट नाउन टू इंक्रीज द रिस्क ऑफ बर्थ डिफेक्ट। विटामिन ए होता है वो दो तरह का होता है। एक इनमें से बीटा कैरोटीन भी होते हैं जिनको अपन प्रो विटामिन बोलते हैं। तो जो बीटा कैरोटीन प्रोटीन है, सॉरी विटामिन है ए, वो क्या करते हैं, बर्थ डिफेक्ट कोज नहीं करते। यानी ये ट्रेट्रोजेनिक इफेक्ट को इंक्रीज नहीं करते, इनसे बर्थ डिफेक्ट कोज नहीं होता है। इसके साथ ही साथ जो डायरेक्ट अपन मल्टीविटामिन लेते हैं या फिर विटामिन ए लेते हैं जिनके अंदर विटामिन ए होता है, जो फिश, पोल्ट्री और डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, मीट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, ट्रेटोजेनिक इफेक्ट कोज करते हैं। फिर बात करते हैं बीटा कैरोटीन होते हैं वो किस में पाए जाते हैं। तो जो कैरोट्स होते हैं, ऑरेंज होते हैं, जो स्वीट पोटैटोज होते हैं और एप्रिकॉट्स होते हैं, इनके अंदर बीटा कैरोटीन फाउंड होते हैं। इसके साथ ही साथ विटामिन ए मेगा डोज की अपन बात करें तो जैसे ऑप्शन डी है सप्लीमेंटेशन रिड्यूस मोर्बिडिटी इन डायरिया। तो इस ऑप्शन को यहाँ पे देखते हैं तो विटामिन ए की मेगा डोज की बात करें तो वो होती है 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, यानी 2 लाख आईयू जो डोज होती है पर डे, और वो भी दिन में 2 दिन, यानी 2 दिनों तक 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट पर डे यदि डोज दी जाती है तो उसको अपन बोलते हैं मेगा डोज। लोअर द नंबर ऑफ डेथ फ्रॉम मीजल्स, ये क्या करते हैं, मीजल्स की जो रेट होती है इसको क्या करते हैं, लोअर कर देते हैं हॉस्पिटलाइज चिल्ड्रन के अंदर। किस एज के, 2 इयर्स तक के जो बच्चे होते हैं, यानी हॉस्पिटल के अंदर 2 साल से कम एज के जो बच्चे होते हैं, जो मीजल्स के पेशेंट होते हैं और वो हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो उनके अंदर 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट पर डे और वो भी 2 दिनों तक यदि डोज देते हैं तो वो क्या करते हैं, मिजल्स के अंदर जो डेथ रेट होती है उसको कम कर देते हैं, यानी ओवरऑल मोर्टालिटी को ये डिक्रीज करते हैं। तो ये भी इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। फिर बात करते हैं ऑप्शन डी की। तो द इंसिडेंस ऑफ डायरिया वाज रिड्यूस्ड बाय 15% विद विटामिन ए सप्लीमेंटेशन। तो यदि विटामिन ए का सप्लीमेंटेशन डायरिया के पेशेंट को अपन देंगे तो वो क्या करेगा, 50% तक की जो मोर्बिडिटी होगी उसको क्या कर देगा, कम कर देगा। यानी वहां पे इंसिडेंस कम हो जाएंगे, उसके 50% तक के इंसिडेंस होंगे वो डिक्रीज हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी, सी और डी ये क्या है, यहाँ पे ट्रू कथन है, और इसके साथ ही साथ ऑप्शन ए है वो क्या है, फॉल्स है यहाँ पे। तो इसको ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 14। नर्स गिविंग ऑक्सीजन थेरेपी शुड नाउ दैट इज हैज टू बी ह्यूमिडिफाइड बिकॉज एक नर्स है पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी दे रही है, तो वो उस टाइम समझ रही है कि वो ऑक्सीजन है वो ह्यूमिडिफाइड ही होनी चाहिए। तो इसका कारण क्या हो सकता है, तो ऑप्शन ए, ऑक्सीजन इज ए हॉट एयर एंड इट में बर्न ट्रेकिया। ऑप्शन बी, ऑक्सीजन इज ए ड्राई गैस एंड थिकन्स द म्यूकस। ऑप्शन सी, ऑक्सीजन गेट्स क्लीनेड of pathogens by humidification. Option D, oxygen is easily absorbed because humidification add H plus ion या फिर H ion to it। अब इसका रेशनल अपन देखते हैं कि ऑक्सीजन है वो ह्यूमिडिफाइड ही क्यों देते हैं। तो ऑक्सीजन थेरेपी कैन बी डिलीवरेड यूजिंग ए लो फ्लो और हाई फ्लो सिस्टम। जो ऑक्सीजन डिलीवरी होती है वो हाई फ्लो और लो फ्लो सिस्टम से दी जाती है। हाल आल हाई फ्लो सिस्टम की अपन बात करें तो, क्योंकि जो लो फ्लो सिस्टम होते हैं उनको ह्यूमिडिफाई करने की जरूरत नहीं होती है, बट जो हाई फ्लो ऑक्सीजन होती है उसको ह्यूमिडिफाइड करने की जरूरत होती है। बिकॉज जो हाई फ्लो सिस्टम रिक्वायर ह्यूमिडिफिकेशन, बिकॉज जो मेडिकल गैसेज होती है जिनके अंदर ऑक्सीजन हो गई या फिर एयर होगी, ये क्या करती है, ड्राइंग इफेक्ट ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। जो म्यूकस मेम्ब्रेन को ये क्या करती थी, ड्राई कर देती है, जिसके कारण से जो एयर भी होगा वो डैमेज हो जाएगा, यानी ब्लॉकेज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पे जो म्यूकस होगी वो उसको थिक कर देते हैं ये। यदि सिक्रीशन कैन बिकम थिक, वहां पे सिक्रीशन यदि थिक होगा तो डिफिकल्ट टू क्लियर और कोज एयर ऑब्स्ट्रक्शन। तो जो म्यूकस होगी वो थिक हो जाएगी तो बाहर नहीं निकल पाएगी, यानी क्लियर नहीं हो पाएगी, और क्लियर नहीं हो पाएगी तो वहां पे क्या होगा, एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन कोज हो जाएगा वहां पे। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है ऑक्सीजन इज ए ड्राई गैस एंड थिकन्स द म्यूकस, इसीलिए इसको ह्यूमिडिफाई करने की जरूरत होती है। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। What is most common side effect associated with use of intrauterine device? यदि अपन इंट्रायूट्राइन डिवाइस यूज करते हैं, फीमेल्स है कोई जो इंट्रायूट्राइन डिवाइस यूज करती है,
तो उस कंडीशन के अंदर उसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा इंट्रायूट्राइन डिवाइस के साथ में? ऑप्शन ए ट्यूबल प्रेगनेंसी, ऑप्शन बी ए रेप्चर ऑफ यूट्रस, ऑप्शन सी एक्सपल्सन द डिवाइस, ऑप्शन डी एन एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो जो आईयूडी होती है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस होता है, तो उसके एसोसिएटेड अपन मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट की बात करें तो वो कौन सा होगा? इसका रेशनल देखते हैं। कॉमन इंट्रायूट्राइन डिवाइस साइड इफेक्ट, यदि कॉमनली इंट्रायूट्राइन डिवाइस के साइड इफेक्ट की बात करें तो उसकी लिस्ट के अंदर है इरेगुलर एंड एक्सेसिव ब्लीडिंग, यानी इसके अंदर ऑप्शन डी में है एंड एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो, यानी इरेगुलर ब्लीडिंग होगी, यानी जो पीरियड्स होंगे वो इरेगुलर आएंगे और इसके साथ ही साथ एक्सेसिव ब्लीडिंग के साथ आएंगे सेवरल मंथ, यानी बहुत सारे महीनों तक। लाइटर और शॉर्टर पीरियड और नो पीरियड एट ऑल, इसके अंदर क्या होगा? शॉर्टर पीरियड होंगे, यानी बहुत जल्दी जल्दी पीरियड भी आ सकते हैं, और इसके साथ ही साथ नो पीरियड भी हो सकते हैं, यानी पीरियड ना आए ऐसा भी हो सकता है। सिम्टम्स ऑफ प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, और इसके साथ ही साथ क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे? प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम भी वहां पे देखने को मिलेगा, जिसको अपन पीएमएस बोलते हैं, यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जिसके अंदर क्या क्या होता है? हेडेक, नोजिया और ब्रेस्ट टेंडरनेस एंड स्किन ब्लेंसीनेस। इसके अंदर 4 साइन में होते हैं, चारों साइन को अपन एक साथ मिलाते हैं तो उससे क्या होता है? प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बनता है। यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की यदि बात करें तो इसमें 4 साइन होते हैं, हेडेक, नोजिया और ब्रेस्ट टेंडरनेस और इसके साथ ही साथ स्किन ब्लेंसीनेस। तो इन सभी के साथ प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम भी मिलता है। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर क्या हो गया? एन एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो, यानी ऑप्शन डी। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 16। टू अवॉइड पुलिंग द यूरिनरी कैथेटर, नर्स शुड टेप द कैथेटर ऑन पेशेंट। यदि कोई मेल पेशेंट है, उसके कैथेटर को अपन कहाँ पे टेप करेंगे जिसके कारण से कैथेटर पुलिंग ना हो? तो इसको पुलिंग को रोकने के लिए, अवॉइड करने के लिए कैथेटर को अपन टेप करते हैं, तो वो साइट कौन सी है? मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है? ऑप्शन ए अपर थाई, ऑप्शन बी लोअर थाई, ऑप्शन सी हिंद लेग और ऑप्शन डी है फुट। अब इसके रेशनल की अपन बात करें, द ड्रेनेज ट्यूब अटैच टू कैथेटर इज टेप टू पर्सन अपर थाई और एब्डोमेन। यदि जो ड्रेनेज ट्यूब होती है, कैथेटर होती है, यूरिनरी कैथेटर होती है, उसको टेप करने की बात करें तो उसकी मोस्टली साइड कौन सी होती है? अपर थाई और एब्डोमेन, यानी अपर थाई पे के ऊपर भी अपन इसको टेप करते हैं और इसके साथ ही साथ एब्डोमेन के ऊपर भी टेप करते हैं, यानी फिक्स करते हैं। द एरिया ऑफ थाई इज बेस्ट साइट फॉर टेपिंग विथ वुमेन। यदि अपन फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स के अंदर सबसे बेस्ट साइट कौन सी होती है? जो थाई होती है वो क्या होती है? बेस्ट साइट होती है। बट यदि मेन के अंदर बात करें तो मेन टू सिक्योर द कैथेटर यूज द साइट ऑफ अपर थाई और लोअर एब्डोमेन। या तो लोअर एब्डोमेन के अंदर भी टेप कर सकते हैं और अपर थाई के अंदर भी टेप कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, यानी अपर थाई पे इसको फिक्स करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके अंदर अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 17, यानी 16 ईयर प्रीमी ग्रेविडा पेशेंट एडमिटेड विथ सीवियर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन इज गिवन इंट्रावेनस मैग्नीशियम सल्फेट, द नर्स शुड ऑब्टेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एक 16 ईयर्स यानी 16 साल की प्रीमी ग्रेविडा फीमेल्स है, यानी प्रीमी ग्रेविडा पेशेंट है जो सीवियर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, यानी प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के साथ एडमिट होती है और इसके साथ ही साथ उसको आईवी रूट से अपन मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं। तो मैग्नीशियम सल्फेट देने से पहले नर्स को किस इंफॉर्मेशन के लिए अवेयर रहना चाहिए? ऑप्शन ए यूरिनरी आउटपुट एवरी 8 आवर, ऑप्शन बी डीप टेंडन रिफ्लेक्स एवरी 4 आवर, ऑप्शन सी रेस्पिरेटरी रेट एवरी आवर, ऑप्शन डी ब्लड प्रेशर एवरी 6 आवर। यहाँ पे जो प्रेमी ग्रेविडा पेशेंट है, इसकी एज कितनी है? 16 ईयर। इसका डायग्नोसिस क्या है? सीवियर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, और इसको ड्रग्स कौन सी दे रहे हैं अपन? आईवी मैग्नीशियम सल्फेट। और यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट देने से पहले अपने को किस इंफॉर्मेशन के लिए अपने को अवेयर रहना चाहिए? तो इसमें से इसको अपन को डिफरेंशिएट करना है। तो इसका रेशनल देखते हैं। व्हेन गिवन रिपीटेड डोज टेस्ट नीड जर्क रिफ्लेक्स बिफोर ईच डोज। यदि अपन मैग्नीशियम सल्फेट की अपन रिपीटेडली डोज देते तो उस टाइम अपने को नीजरक रिफ्लेक्स को डोज देने से पहले चेक करना चाहिए। एक तो ये हो गया, यानी डीप टेंडन रिफ्लेक्स को देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे नीजरक रिफ्लेक्स को देखने की जरूरत है। तो ऑप्शन बी तो करेक्ट आंसर हो ही नहीं सकता। इफ एब्सेंट, यदि मैग्नीशियम सल्फेट है वो जो नीजरक रिफ्लेक्स है वो यदि एब्सेंट मिलता है तो मैग्नीशियम सल्फेट को वहां पे
डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। तो यहाँ पे एक तो नी जरक रिफ्लेक्स को देखना चाहिए। यूज ऑफ ड्रग बियॉन्ड दिस पॉइंट रिस्क रेस्पिरेटरी सेंटर फेलियर। और यदि मैग्नीशियम सल्फेट किसी पेशेंट को देते हैं तो उस कंडीशन के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर फेलियर हो जाता है, इसलिए वहां पे रेस्पिरेटरी रेट को भी अपने को पहले देखना चाहिए। व्हेन यूजिंग ड्रग मैग्नीशियम सल्फेट देन चेक रेस्पिरेटरी रेट एवरी ओवर। रेस्पिरेटरी रेट को एवरी ओवर देख लेना चाहिए, क्योंकि ये क्या कोज करती है, इसके अंदर ब्रेडीपीनिया कोज करती है, यानी रेस्पिरेटरी रेट को कम करती है, क्योंकि रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस कर देती है। इसीलिए यहाँ पे रेस्पिरेटरी रेट को 1 ओवरली चेक करता रहना चाहिए। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। एन एक्टिव मेल पेशेंट, एक एक्टिव मेल पेशेंट है हु वेट 180 IB, जिसका वेट कितना है 180 IB, यानी 81.65 kg, हैज अंडरगोन डाइटरी इंस्ट्रक्शन। उसका अपन डाइटरी इंस्ट्रक्शन की बात करें, द पेशेंट रिपोर्ट्स दैट हिज करंट डाइट कंसिस्ट ऑफ, यानी पेशेंट खुद बताता है कि उसकी जो करंट डाइट है इसके अंदर 60 ग्राम फैट होती है पर डे, और 200 mg ऑफ कोलेस्ट्रॉल और 5 ग्राम ऑफ सोडियम पर डे। व्हाट ए नर्स एडवाइज द पेशेंट टू डू। एक 180 IB वेट का पेशेंट है, यानी 81.65 kg उसका वेट है। इसके साथ ही साथ वो अपने खुद के डाइटरी इंस्ट्रक्शन के बारे में नर्स को या डॉक्टर को इन्फॉर्म कर रहा है कि जो मेरी डेली जो डाइट है उसके अंदर क्या क्या होता है, यानी 60 ग्राम फैट होती है, 200 mg कोलेस्ट्रॉल होता है और 5 ग्राम ऑफ सोडियम पर डे होता है। तो उसको जो नर्स होगी वो क्या इंस्ट्रक्ट करेगी। ऑप्शन ए इंक्रीज हिल कोलेस्ट्रॉल, यानी आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है इसको बढ़ाइए। ऑप्शन बी इंक्रीज हिज सोडियम, ऑप्शन सी डिक्रीज हिज कोलेस्ट्रॉल, और ऑप्शन डी है डिक्रीज हिज सोडियम। अब इसके रेजल्ट की अपन बात करें तो एज ए रफ डेली गाइडलाइन, यदि रफली अपन डेली गाइडलाइन की अपन बात करें तो एम टू कंज्यूम 2 ग्राम ऑफ प्रोटीन, तो उसको 2 ग्राम पर डे प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए। इसके साथ ही साथ 1 ग्राम फैट पर किलोग्राम, यदि पर किलोग्राम अपन गाइडलाइन की बात करें तो 2 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से होना चाहिए, और इसके साथ ही साथ 1 ग्राम ऑफ फैट पर किलोग्राम उसकी होनी चाहिए उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। देन फिल द रिमाइंडर ऑफ योर कैलोरी एलोकेशन विद कार्बोहाइड्रेट, और इसके साथ ही साथ जो हिस्सा बच जाता है जितनी कैलोरी उसको और चाहिए होती है, क्योंकि पर डे 2000 यानी 2000 किलो कैलोरी की जरूरत होती है पर पर्सन को। इसके साथ में जितनी कैलोरी बच जाती है उतनी कैलोरी को अपन कार्बोहाइड्रेट से पूरी करते हैं। फॉर एन 80 kg मैन, यदि अपन इसके अंदर बात करें, यदि 81 kg इसका वेट है तो अपन 80 kg से अपन देखें तो 80 kg का पर्सन है तो हु इज ट्राइंग टू लूज वेट, तो उसकी कोशिश क्या रहती है वेट को लूज करने की। दिस वुड इक्वेट टू रफली 160 ग्राम ऑफ प्रोटीन, यदि अपन रफली देखें तो 160 ग्राम ऑफ प्रोटीन चाहिए होता है उसको, और 80 ग्राम ऑफ फैट, और 1 ग्राम फैट पर किलोग्राम के हिसाब से देखें तो 80 ग्राम उसको फैट चाहिए, और इसके साथ ही साथ 240 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट पर डे, और पर डे उसको 240 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है। द रिकमेंडेड डेली इंटेक ऑफ डाइटरी कोलेस्ट्रॉल, यदि कोलेस्ट्रॉल की अपन बात करें, क्योंकि इसके अंदर जो फैट है वो तो 60 ग्राम ले रहा है तो वो सही ले रहा है। इसके साथ ही साथ 200 mg कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल कितना लेना चाहिए डेली, तो रिकमेंडेड डेली इंटेक ऑफ डाइटरी कोलेस्ट्रॉल फॉर द एवरेज हेल्दी पर्सन इज अबाउट 300 मिलीग्राम पर डे। तो जो हेल्दी पर्सन होता है वो 300 मिलीग्राम पर डे कोलेस्ट्रॉल ले सकता है, तो इसके अंदर 200 mg ले रहा है, तो इसके लिए भी अपन इसको डिक्रीज या इंक्रीज के लिए कुछ भी नहीं बोलेंगे, यानी जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो भी सही ले रहा है। और फिर बात करते हैं अपन सोडियम की, तो इसके अंदर क्या ले रहा है 5 ग्राम सोडियम पर डे ले रहा है, और रिकमेंडेड डोज कितनी होती है, रिकमेंड्स लिमिटिंग सोडियम इंटेक इज लेस देन 2300 mg पर डे, यानी 2.3 ग्राम। यदि 2.3 ग्राम से ज्यादा यदि सोडियम लेता है तो वो क्या है इसके अंदर गलत थिंग्स को इंडिकेट करता है। तो इसके साथ ही साथ ऑप्शन डी है डिक्रीज हिज सोडियम, तो इसके अंदर इसको अपन क्या इंस्ट्रक्शन देंगे कि आपका जो सोडियम है इनटेक है उसको कम कीजिए, यानी 5 ग्राम है वो बहुत ही ज्यादा ले रहा है, तो इसके अंदर ये क्या हो गया इसका इंस्ट्रक्शन हो गया। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। What is the most common complication for which a nurse must monitor preterm infant? एक नर्स है प्रीटर्म इन्फेंट को मॉनिटर कर रही है, तो उस कंडीशन के अंदर उसको मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस क्या देखने को मिलेगी, यानी प्रीटर्म इन्फेंट के अंदर मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है। तो ऑप्शन ए हेमरेज, ऑप्शन बी ब्रेन डैमेज, ऑप्शन सी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस,
और ऑप्शन डी है एस्पिरेशन ऑफ म्यूकस। अब इसके रेशनल की बात करें तो न्यूबॉर्न रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, यदि प्रीटर्म इन्फेंट है तो प्रीटर्म इन्फेंट के अंदर उसके लंग्स है वो इमेच्योर होते और इसके कारण से उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने के चांसेस ज्यादा रहते। तो जो न्यूबॉर्न होता है वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के साथ जन्मता है, इसलिए उसको अपने को एनआरडीएस भी बोलते हैं, यानी आरडीएस यानी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, और न्यूबॉर्न के अंदर है तो एनआरडीएस हैपेंस व्हेन बेबीज लंग्स आर नॉट फुली डेवलप्ड। यदि ये क्यों होता है, क्योंकि बेबीज के जो लंग्स होते हैं प्रीटर्म इन्फेंट के वो फुली डेवलप नहीं होते और कैन नॉट प्रोवाइड एनफ ऑक्सीजन कॉजिंग ब्रीथिंग डिफिकल्टी, और जो ऑक्सीजन जितनी चाहिए होती है उतनी ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करवा पाते उसके लंग्स, जिसके कारण से उसको ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है। इट इज यूजुअली अफेक्ट प्रीमेच्योर बेबीज, ये मोस्टली प्रीमेच्योर बेबी के अंदर देखने को मिलता है। इट इज आल्सो नाउन एज इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। जो एनआरडीएस है यानी न्यूबॉर्न रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, इसको अपन इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी बोलते हैं, हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज भी बोलते हैं, और साथ ही साथ सर्पेक्टेंट डेफिशिएंसी लंग्स डिजीज भी बोलते हैं। सर्पेक्टेंट डेफिशिएंसी लंग्स डिजीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब प्रीमेच्योर बेबी के जो लंग्स होते हैं वो मेच्योर नहीं हो पाते, क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो सफिशिएंट सर्पेक्टेंट होता है वो नहीं बन पाता है, और सर्पेक्टेंट की डिफिशियंसी के कारण से वहां पे क्या होगा, जो लंग्स है वो इमेच्योर होंगे। यानी सर्पेक्टेंट क्या करता है, लंग्स के अंदर सरफेस टेंशन को इंक्रीज करता है, और जितना लंग्स के अंदर सरफेस टेंशन ज्यादा होगा उतनी ही वहां पे ऑक्सीजन है वो ज्यादा फिल्टर हो पाएगी, यानी वहां पे ऑक्सीजन है वो ज्यादा प्रोवाइड करवा पाएगी। तो यहाँ पे ओवरऑल अपन देखें तो सर्पेक्टेंट डेफिशिएंसी लंग्स डिजीज भी इसको बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। हाउ लॉन्ग शुड ए नर्स वेट आफ्टर टेकिंग कोल्ड मिल्क फॉर रिकॉर्डिंग ओरल टेम्परेचर। एक पेशेंट है, उस पेशेंट का नर्स क्या कर रही है, टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रही है। तो यदि उस पेशेंट ने यदि कोल्ड मिल्क लिया है यानी एक ठंडा दूध पिया है, तो उस कंडीशन में उसको कितनी देर तक वेट करना चाहिए टेम्परेचर लेने से पहले। ऑप्शन ए 5 to 10 मिनट्स, ऑप्शन बी 10 to 20 मिनट्स, ऑप्शन सी 20 से 30 मिनट्स, ऑप्शन डी है 30 to 40 मिनट्स। अब इसका अपन रेशनल देखते हैं। ऑलवेज क्लीन द थर्मामीटर बिफोर एंड आफ्टर यूजिंग, यदि थर्मामीटर की अपन कंप्लीट बात करें, यहाँ पे कंप्लीट डिस्कशन करें, तो जो थर्मामीटर को यूज करने से पहले और बाद में क्लीन करना चाहिए। इसके साथ ही साथ यू कैन यूज कूल सोपी वाटर और रबिंग एल्कोहल, किससे क्लीन करना चाहिए, या तो कूल वाटर और सोपी वाटर यानी साबुन के पानी से, या फिर रबिंग एल्कोहल से, इनसे क्या बिफोर और आफ्टर इसको क्लीन करना चाहिए। वेट एटलीस्ट 1 आवर आफ्टर हेवी एक्सरसाइज, यदि किसी पेशेंट ने हेवी एक्सरसाइज की है तो उसके बाद 1 घंटे तक वेट करना चाहिए टेम्परेचर रिकॉर्ड करने के लिए, और हॉट बाथ किया है बिफोर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर, और यदि हॉट बाथ किया है या फिर हेवी एक्सरसाइज किया तो 1 घंटे तक वेट करना चाहिए, और वेट फॉर 15 to 25 मिनट, और 15 से 25 मिनट तक वेट करना चाहिए आफ्टर स्मोकिंग, ईटिंग और ड्रिंकिंग ए हॉट और कोल्ड लिक्विड, यदि ठंडा या गर्म कुछ ड्रिंकिंग लिक्विड लिया है, या फिर ईटिंग कुछ खाना वाना खाया है, या फिर साथ ही साथ किसी ने स्मोकिंग की है, तो उस कंडीशन में 15 to 25 मिनट तक वेट करना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो गया ऑप्शन बी। अब अपन नेक्स्ट, आज की वीडियो के अंदर अपन ने पार्ट 1 डिस्कस किया था, जल्दी आपके लिए पार्ट 2 लेके आएंगे। यदि आप जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिसके कारण से आगे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और इसके अंदर ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन के अंदर जाके कमेंट करके हमें जरूर बताइए। आप हमें यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी से, और इसके साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम पेज का नाम है जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी। आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी के नाम से फेसबुक पेज है। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9413722120। हमारी मेल आईडी है जतिन मेडिकल नर्सिंग एकेडमी @gmail.com। आप हमें मेल भी कर सकते हैं यदि आपकी कोई क्वेरी हो। इसके साथ ही आने वाले वीक्स के अंदर हमारी वेबसाइट लॉन्च हो रही है, और इसके साथ ही साथ हमारी एक एंड्रॉयड ऐप भी आ रही है, जिसके अंदर जो क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज चलाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।
ऐसे ही आपके लिए नई नई वीडियोस लाते रहेंगे। बाय फॉर नाउ एंड सी यू लेटर। बाय बाय।